गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन भारत का सामाजिक आर्थिक और प्रादेशिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक प्रादेशिकरण हेतु भूगोलवेताओं और अर्थशास्त्रियों ने विकास के अनेक संकेतों का चयन करके संपूर्ण देश को विभिन्न आर्थिक दृष्टि से विकसित और कम क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किया। इनमें अशोक मिश्रा, आर.एन. मिश्रा, अशोक माथुर, पी.आर. चौहान का नाम उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम अशोक मित्रा ने 1961 में संकेतों के माध्यम से भारत को विकास स्तरों के आधार पर विभाजित किया। डेवलपमेंट के आधार पर उच्च विकसित क्षेत्र कौन कौन से हैं, मध्य स्तरीय विकसित क्षेत्र कौन कौन से हैं, निम्न विकसित स्तरीय क्षेत्र कौन कौन से हैं और अति निम्न विकसित क्षेत्र कौन कौन से हैं। CMIE मुंबई ने अपने प्रकाशनों में लगभग प्रतिवर्ष देश के सामाजिक आर्थिक विकास के स्तरों का निर्धारण किया और इस प्रकार संपूर्ण देश को 5 विकास के स्तरों में अपन ने इसको बांटा, जिसमें अति उच्च विकसित क्षेत्र देश के चारों ओर मेट्रोपॉलिटन जिले, इसमें दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है। दिल्ली के उत्तर में चंडीगढ़ है, लुधियाना है, जालंधर है, अहमदाबाद है, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर। दिल्ली में आर्थिक और सामाजिक कार्यों का संकेंद्रण राजधानी होने का दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई कृषि प्रधान उद्योगों का जाल है, जिस कारण यहाँ प्रति व्यक्ति आय और विकसित स्तर उच्च पाया जाता है। मुंबई तथा गुजरात के उद्योगों का संकेंद्रण अधिक है। कोलकाता में खनन उद्योगों का संकेंद्रण के कारण पृष्ठ प्रदेश में संरचनात्मक कारक विद्यमान होने के कारण विकास दर उच्च है। अर्थात इन प्रदेशों के इस स्तर का कारण पहले से स्थापित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रारंभ उद्योगों की स्थापना को लेकर पूर्णतः नीति क्षेत्रों का आकर्षण रहा है। उच्च विकसित क्षेत्र इसमें अति उच्च विकसित क्षेत्रों के निकट वाले प्रदेश पंजाब, उत्तरी पूर्वी हरियाणा, हिमाचल में शिमला, सीमावर्ती मध्यवर्ती सौराष्ट्र, बड़ौदा से मुंबई तक का क्षेत्र, केरल, तट, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, कोंकण तट, पूना, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, हैदराबाद आदि बिखरे हुए एवं नगरीय जनपद भी उच्च विकसित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है मध्यम विकसित क्षेत्र। इसके अंतर्गत उत्तरी पूर्वी तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र तट, मालवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तट से लेकर के निचली घाटी, गंगा, ऊपरी गंगा घाटी, दामोदर घाटी के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इन संसाधनों के विकास का कारण क्षेत्रीय संसाधनों की सुविधा, विकसित क्षेत्र का गुणात्मक प्रभाव, परिवहन व संचार का विकास विशेष उल्लेखनीय है, जहां कृषि उद्योग और व्यापारिक कृषि जैसे संसाधन का आधार विकास हुआ है। निम्न विकसित क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तेलंगाना, मध्य भारतीय पठार, इलाहाबाद, वाराणसी क्षेत्र, बिहार में गया, पटना, दरभंगा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान इसमें इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अति निम्न विकसित क्षेत्र मध्यवर्ती जनजातीय क्षेत्र, इसमें बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्यवर्ती गंगा मैदान, पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य, अधिकांश पश्चिमी राजस्थान, उत्तरांचल, हिमाचल आदि। निम्न व अति निम्न विकसित क्षेत्र विभिन्न पर्यावरण वाले पारंपरिक सामाजिक संरचना वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये विषम उच्चावच परिवहन संसाधनों का अभाव है, शोषण आधारित अर्थतंत्र और राजनीतिक जागरूकता का अभाव है और निवेश में प्राथमिकता न होना। यद्यपि इस क्षेत्र में संसाधनों से परिपूर्ण है, तथापि नियोजन के अभाव में यहाँ की विकास दर अत्यंत धीमी रही है। यहाँ अभावों तथा भुखमरी का क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से विकसित विभिन्न नगर के केंद्रों का कोई भी अधोमुखी प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र पर नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उच्चावचीय विषमता है, क्षेत्रीय
अभिगम्यता है का अभाव है, व्यापक सामाजिक आर्थिक विषमता है, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, विकास प्रक्रिया में क्षेत्रीय प्राथमिकता का अभाव है। यद्यपि नियोजित अर्थतंत्र में इन क्षेत्रों को विकास हेतु प्रयास किए गए हैं, परंतु विकेंद्रित योजना के अभाव में यहाँ पे प्राथमिक निर्धारण की कमी आदि के कारणों से यहाँ आज भी विकास का द्वैतवाद विद्वान है तथा मध्यवर्ती गंगा में भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है, बाढ़ सूखे का प्रभाव, कृषि उत्पादकता का कम होना, जातीय विषमताएं, सामंतवादी कृषि व्यवस्था आदि पिछड़ेपन के ये कारक उत्तरदायित्व हैं। क्षेत्र विशेष के अनुसार संसाधन संरक्षण मूल्यांकन और विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इनके साथ इन क्षेत्रों में व्यापक साक्षरता राजनीतिक जागरूकता भी विकसित होने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण विदेशी संस्थाओं की घुसपैठ का क्षेत्र बन गए हैं। यहाँ अलगाववाद की भावना का विकास हो रहा है। इसको रोककर राष्ट्रीय राज्य अवधारणा से इनके कार्यात्मक संबंधों को विकसित करके इन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सकता है। यह कार्य सामाजिक और आर्थिक विकास प्रक्रिया को संचालित करके किया जा सकता है। और इसमें देखते हैं कि भारत का सामाजिक और आर्थिक प्राधिकरण प्रारूप क्या है। 4 प्रकार से अपन ने देखा: उच्च विकसित क्षेत्र, मध्यम स्तरीय, निम्न स्तरीय, अति निम्न स्तरीय। इसका विस्तार से अपन ने देखा कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से वर्ग आते हैं। बस आज अब इतना ही। थैंक्स।